हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योग्राफी मैराथन क्लास। इसमें हम पूरा 100% ज्योग्राफी आपकी कवर करेंगे बोर्ड के लिए, जो कि फास्ट रिवीजन होगा। तो इसमें जैसा कि आपको पता है कि पेपर पार्ट 1 और 2 में आएगा। इसमें आपका टोपोसिट, मैप और MCQ ठीक है रहेगा, और इसमें आपके क्लाइमेट ऑफ इंडिया से लेकर के और वेस्ट मैनेजमेंट तक के चैप्टर रहेंगे, जिसमें से आपको केवल 5 चैप्टर्स अटेम्प्ट करने हैं। यानी इसमें से आपको केवल कितने करने हैं? 5 करने हैं, राइट। तो हम यहाँ पे आपको ईजीएस्ट 5 चैप्टर जो मेरे हिसाब से हैं वो हम आपको रिवीजन कराएंगे। यहाँ से आपको बताए भी देते हैं पहले से कौन कौन से कराएंगे। देखो, सॉइल, वाटर, वेजिटेशन, ठीक, ट्रांसपोर्ट और वेस्ट मैनेजमेंट। 1 2 3 4 5 ये हो गए। इसके अलावा आपको एडिशनल में एक और हम क्लाइमेट का करा देंगे, ठीक है। इतने का यहाँ पे फास्ट रिवीजन हम आपको कराने जा रहे हैं, ठीक। ये हमें इजी लगते हैं, क्योंकि अगर आप एग्रीकल्चर देखोगे, मिनरल देखोगे और इंडस्ट्रीज देखोगे तो इसमें डेटा है जो कि रटना पड़ता है, इसमें कोई डेटा नहीं है, ठीक। मैं आपकी यहाँ पे आई बटन पे वीडियो लगाए दे रहे हैं, इसमें कोई रिवीजन करने जैसा नहीं है। छोटा सिलेबस है, उसका मैंने अप टू द मार्क उसका वीडियो बनाया, आप वहाँ से इसको देख सकते हो। टोपोसिट डबल स्पीड पे देख लो, क्योंकि फास्ट रिवीजन में टोपोसिट के क्वेश्चन छूट सकते हैं, ठीक। और MCQ यहाँ पे कवर होने जा रहा है। तो सबसे पहला चैप्टर हम लोग कौन सा उठाएंगे? सॉइल का, ठीक है। सबसे पहले सॉइल का उठाएंगे। तो सॉइल में एक क्वेश्चन आ सकता है कि सॉइल कहते किसे हैं। तो सॉइल क्या होती है? सॉइल होती है, कुछ मार्कर दिक्कत कर रही है। सॉइल होती है थिन लेयर ऑफ द अपर क्रस्ट, ठीक है। थिन लेयर ऑफ द अपर क्रस्ट ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ के ऊपर की जो सबसे पतली वाली क्रस्ट होती है उसे क्या कहते हैं? सॉइल। जिसमें कि आपका क्या होता है? रॉक डेब्रिस होती है, रॉक डेब्रिस, मिनरल और ह्यूमस, ये सब चीज़ें इसमें क्या होती हैं? पाई जाती हैं। उसे क्या कहते हैं? सॉइल कहते हैं। तो ये आपसे अगर पूछ ले कि व्हाट इज सॉइल, तो आपको ये लिखना है। फिर इसके बाद में आपसे पूछ सकते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल फाउंड इन इंडिया। तो यहाँ पे आपका एलुवियल सॉइल पाई जाती है। ये भी याद रखो कि 45% एरिया में सबसे लार्जेस्ट एरिया पे अगर कोई सॉइल एक्सटेंडेड है तो वो कौन सी है? एलुवियल सॉइल है, ठीक है। इसके अलावा आपकी ब्लैक सॉइल है, ब्लैक सॉइल, जिसका एक और क्या नाम है? रेगुर सॉइल, रेगुर सॉइल। और इसी का एक और नाम है ब्लैक कॉटन। क्या नाम है? ब्लैक कॉटन, इसी का नाम है, ठीक। इसके बाद में आपकी रेड सॉइल पाई जाती है, और इसके अलावा आपकी लेटेराइट, ठीक। इतना लिखोगे हो जाएगा, क्योंकि सॉइल और भी पाई जाती है। आपकी डेजर्ट सॉइल है, माउंटेन सॉइल है, फॉरेस्ट सॉइल है, ये सब है। लेकिन आपकी सिलेबस में इतना है, तो आपका इतना आंसर क्या है? मार्क्स लाने के लिए क्या है? परफेक्ट है, राइट। अब इसके बाद में यहाँ पे है कि सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है। आपसे पूछा सकता है सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो सॉइल के फॉर्मेशन के लिए एक तो है आपका मतलब प्रोसेस हिसाब से, सबसे पहले ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स, ठीक है, रॉक्स का ब्रेकिंग होता है, ठीक है। इसके बाद में इसमें कुछ मिनरल साइड होते हैं। हालांकि इसमें एक चीज है, एक सेकेंड, मिनरल साइड होते हैं, इसमें ह्यूमस साइड होता है, ठीक है। मिनरल्स होता है, ह्यूमस साइड होता है। इसके अलावा इसमें एयर का परकोलेशन होता है, इसमें ह्यूमिडिटी होती है, और ये सब टाइम के प्रोसेस में, टाइम के अंडर में क्या होता है? एक ये सॉइल क्या होती है? फॉर्म हो जाती है, ठीक। तो ये सॉइल फॉर्मेशन की क्या है? एक प्रोसेस है, राइट। अब इसके बाद में एक एक सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक पूछी जाती है, ठीक। तो सबसे पहले बात अगर हम करेंगे किसकी? एलुवियल सॉइल की। तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक इसकी क्या हो गई कि ये जो है इंडिया के सबसे लार्जेस्ट एरिया में ये पाई जाती है, ठीक है। इसके अलावा प्लेन रीजन छोड़ करके इसमें नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है, बाकी पोटास और कैल्शियम इसमें पाया जाता है। किसमें? आपके एलुवियल सॉइल में, ठीक है। इसमें फसल कौन कौन सी, यानी क्रॉप्स कौन कौन सी होती हैं? तो क्रॉप्स इसमें व्हीट, राइस, टोबैको, ये सब क्या है? इसकी क्रॉप्स हैं। इसके अलावा शुगर केन, ठीक। ये क्रॉप्स है किसकी? एलुवियल सॉइल की। और इसके बाद सबसे बिग क्वेश्चन ये है कि एलुवियल सॉइल कौन से रीजन में पाई जाती है। तो अगर हम इंडिया का मैप देखेंगे, ठीक है, इंडिया का अगर हम मैप देखेंगे तो ये वाला जो रीजन है, ठीक है, ये वाला जो पूरा रीजन है, यहाँ ब्रह्मपुत्र
रिवर जहाँ से आती है उसका ये रीजन, इसके अलावा ये कोस्टल रीजन, इन सब जगह पे क्या है आपकी एलुवियल सॉइल पाई जाती है। अगर यहाँ से आपका स्टेट का नेम अगर आपको बताना हो तो स्टेट का नाम आप यहाँ से बता सकते हो, आपका यूपी है, बिहार है, एमपी का पार्ट है, वेस्ट बंगाल है, ठीक है, यहाँ पे पंजाब और हरियाणा है, ठीक, इधर इसको वेस्टर्न कोस्ट, घाट नहीं कहोगे, कोस्टल रीजन में, ईस्टर्न कोस्टल रीजन में, और यहाँ पे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में के कुछ पार्ट्स में क्या है आपकी एलुवियल सॉइल पाई जाती है। ठीक, इतना इनफ है इसके लिए। अगर ब्लैक सॉइल पे आ जाओ तो यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं पाई कहाँ जाती है, तो ये पूरा रीजन यहाँ पे ब्लैक सॉइल पाई जाती है, यानी महाराष्ट्र और गुजरात का रीजन बेसिकली किसके लिए है, ब्लैक सॉइल के लिए है। इसका एक नेम और क्या है, रेगुर सॉइल है, और ये जानी जाती है अपनी मॉइस्चर रिटेंशन के लिए, यानी मॉइस्चर होल्ड करती है, इसके लिए कौन सी सॉइल जानी जाती है, आपकी ब्लैक सॉइल जानी जाती है। इसको ब्लैक कॉटन सॉइल कहते हैं इसलिए क्योंकि इसमें कॉटन जो है वो सबसे ज़्यादा क्या होती है, ग्रो होती है, इसलिए इसको ब्लैक कॉटन सॉइल कहा जाता है। ठीक, क्रॉप्स कौन सी ग्रो होती है, तो सबसे पहले चूंकि ब्लैक कॉटन कहते हैं इसलिए मेन क्रॉप इसकी कॉटन है, इसके अलावा शुगर केन है, और इसके अलावा राइस व्हीट भी इसमें क्या होते हैं, ग्रो होते हैं। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ब्लैक सॉइल का हो गया। ठीक है, हाँ, कुछ चीज़ें फास्ट बताने चक्कर में छूट जा रही हैं जो हम फिर से वहाँ पे जाके कवर करा देंगे। जैसे एलुवियल सॉइल जो है इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक आपकी खादर है, खादर जिसको हम बोलते हैं न्यू एलुवियम, और दूसरी है भांगर जिसको हम बोलते हैं ओल्ड एलुवियम। इसमें डिफरेंशिएट भी पूछ लेते हैं। देखो, खादर न्यू एलुवियम ये लोअर रीजन में होती है जहाँ पे एवरी ईयर फ्लड आती है, और यहाँ पे न्यू सिल्ट जो है, सिल्ट मतलब जो उसमें से इरोडेड मटेरियल है वो आके वहाँ पे डिपॉजिट होता रहता है, तो ज़्यादा फर्टाइल होती है। ठीक, और जो भांगर वाली है ये हायर रीजन, हायर लेवल पर पाई जाती है जहाँ पे फ्लड नहीं पहुँच पाती है, और ये लेस फर्टाइल होती है कंपेयर टू खादर सॉइल। ठीक, ये 2-3 पॉइंट हो गए आपके किसके, डिफरेंशिएशन के। पढ़ा आपने होगा ही, बस आपकी मेमोरी हम शार्प कर रहे हैं इन चीज़ों को जानने की। खैर, ब्लैक सॉइल का हमने देख लिया। ब्लैक सॉइल के साथ 2 गिव रीजन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन रीजन का ये पूछा जाता है कि वाइट नीड्स टिल्टेड आफ्टर द फर्स्ट रेन, यानी अगर बारिश हो जाए तो इसको टिल्ड करने की नीड पड़े। टिल्ड का मतलब होता है एक ऐसे जो प्लो होता है उससे इसको खुदाई करना, ठीक है, प्लोइंग करना, इसकी नीड पड़ती है। वो इसलिए पड़ती है क्योंकि ये जैसे रेन होती है तो ये स्टिकी हो जाती है और स्वेल हो जाती है। ठीक, इसकी वजह से इसको करने का। और ये क्या होता है, इसकी एक क्वालिटी और है कि ये जब ड्राई होती है तो इसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं, इसलिए इसकी सेल्फ प्लोइंग क्वालिटी भी किसकी है, वो भी ब्लैक सॉइल है। ठीक, अब आ जाओ रेड सॉइल पे। ठीक, रेड सॉइल कहाँ पाई जाती है, रेड सॉइल बेसिकली आपकी पाई जाती है, ये मेटामॉर्फिक रॉक्स के डिके होने से बनी, और ये जो पूरा मिडिल, ये जो पूरा रीजन है ये सब आपका रेड सॉइल का है, जो प्लेट्यू रीजन है ये सब रेड सॉइल का रीजन है। ठीक, तो आप यहाँ पे बता सकते हो आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और ये सब तमिलनाडु, ये सब रीजन किसके हैं, आपके रेड सॉइल के रीजन है। ठीक, इसमें बेसिकली आपकी क्रॉप कौन सी होती है, कॉफ़ी, जो हिली रीजन है वहाँ पे कॉफ़ी होती है। इसमें जो ड्राई क्रॉप्स जितनी हैं, ठीक, जिनको ज़्यादा रेन और वाटर की नीड नहीं होती, इसमें बेसिकली पल्सेज आती हैं, वो सब यहाँ पे क्या होती हैं, ग्रो होती हैं। ठीक, इसमें वाटर रिटेंशन की कैपेसिटी नहीं होती है, इतनी खासियत खाली है इसकी, लेस फर्टाइल होती है। फर्टिलाइजर जो हैं उनका यूज़ करके इसमें क्रॉप क्या करी जाती है, ग्रो करी जाती है। अब आप आ जाओ लैटेराइट सॉइल पे। लैटेराइट सॉइल का रिलेशन है लीचिंग से, लीचिंग और लैटेराइट सॉइल, ठीक, ये दोनों समानार्थी हैं। ठीक है, इनको साथ में लेकर के चलो। लीचिंग पूछा जाता है, व्हाट इज लीचिंग, लीचिंग होती क्या है, तो एक्सेस टेम्परेचर और रेनफॉल में। अब ये कहाँ पाई जाती है, ये वाले रीजन जहाँ पे खूब रेनफॉल होती है, यहाँ जो आपका गारो खासी जयंतिया वाला रीजन है जहाँ खूब रेनफॉल होती है, वहाँ पे एक्सेस रेनफॉल की वजह से जो सॉइल प्रोफाइल है उसमें ऊपर के न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, सब सॉइल में चले जाते हैं, या तो वॉश अवे होकर बह जाते हैं। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, लीचिंग कहते हैं। और जो अपर टॉप सॉइल होती है सारी फर्टिलिटी उसी में तो होती है, तो इसलिए ये सॉइल क्या हो जाती है, लेस फर्टाइल हो जाती है। ठीक, और ये जो इसका होना होता है इसको क्या कहते हैं, लीचिंग कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ईजी रीजन में ये पाई जाती है, यहाँ पे टी का प्रोडक्शन अच्छा होता है क्योंकि टी एक ऐसी क्रॉप है जिसको ज़्यादा रेनफॉल तो चाहिए होती है लेकिन वाटर स्टैग्नेशन नहीं चाहिए होता है। ठीक, तो ये किसका हो गया, लैटेराइट सॉइल का हो गया। इसमें भी मॉइस्चर रिटेंशन जो है वो नहीं होता है। ठीक है, हाँ, आपको अगर अभी समय है, आप डिटेल में पढ़ना चाह रहे हो इसको, तो वीडियोस आपके चैनल पे अवेलेबल हैं, आप वहाँ से इसको क्या कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक, अब इसके बाद में बात आ जाती है सॉइल इरोजन पे। तो सॉइल इरोजन में कुछ बेसिक चीज़ें खाली पढ़नी है। सबसे पहले सॉइल इरोजन कहते किसे हैं। ठीक, सॉइल इरोजन कहते किसे, सबसे पहली चीज़ इस पे है। तो जो टॉप सॉइल है ना, टॉप सॉइल या जो सॉइल है उसका इरोड हो करके या तो वॉश अवे हो जाना या तो उसकी फर्टिलिटी कम हो जाना, दोनों को सॉइल इरोजन कहते हैं। वैसे अगर इसको ज़्यादा ब्रॉड लेवल पे देखें तो वर्ड है सॉइल डिग्रेडेशन, और सॉइल डिग्रेडेशन का एक पार्ट है क्या
कि सॉइल का इनफर्टाइल होना और दूसरा पार्ट है सॉइल का इरोजन होना। ठीक, खैर जो इरोजन है तो उसमें आपसे पूछा सकता है सीट इरोजन क्या है, शीट इरोजन, गली इरोजन, रिल इरोजन और रेवाइंस, इन्हीं की आपसे डिफिनेशन या इन्हीं में डिफ्रेंसिएशन करने को पूछा जा सकता है। ठीक, तो क्या होता है, जब सबसे पहले रेनफॉल होती है तो रेनफॉल में जो वाटर ऐसे बहता है ना, तो वो रिल्स बना देता है, छोटी छोटी नाली जैसा बना देता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, उसको क्या कहते हैं, रिल कहते हैं। ठीक, सीट इरोजन में क्या होता है, किसी सॉइल की अपर लेयर जो है वो वॉश अवे हो जाती है एक शीट के फॉर्म में, उसको सीट इरोजन कहते हैं। लेकिन अगर जब ये रिल है, अगर ये और डीप और वाइड होती हैं तो इनको क्या कहते हैं, गली, और फर्दर अगर वो होती है तो इनको क्या कहते हैं, रेवाइंस कहते हैं। रेवाइंस अब नहीं पूछा जा रहा है, बस यही सीट, गली और रिल तक का पूछा जा रहा है। ये है आपका सॉइल इरोजन। ठीक है, कॉजेज पूछे जाते हैं, कौन कौन से कॉजेज हैं इसके, तो कॉजेज एक तो आपका डिफॉरेस्टेशन है, ठीक, यानी पेड़ों को काटना। तो यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन, स्पेलिंग पे ज़्यादा ध्यान ना देना, डिफॉरेस्टेशन है। तो अगर मान लो पूछे प्रिवेंशन तो अफॉरेस्टेशन आ जाएगा, यानी पेड़ लगाना, और रीअफॉरेस्टेशन मतलब अगर पेड़ काटना तो पेड़ लगाना, ये इसके उसमें आ जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या रीजन है, ओवरग्रेजिंग। क्या है, ओवरग्रेजिंग। तो ओवरग्रेजिंग में उसका सॉल्यूशन क्या होगा कि ओवरग्रेजिंग ना करी जाए। ओवरग्रेजिंग में क्या होता है, जो एनिमल्स के टफ्स होते हैं, यानी नीचे वाला जो हार्ड वाला मैटर होता है, एक तो वो सॉइल को लूज कर देता है, दूसरा वो ग्रास कवर जो होती है उसको क्या करते हैं, ग्रेज करके हटा देते हैं, तो सॉइल इजीली क्या होने लगती है, इरोड होने लगती है। अगला क्या है, जो क्रॉप रोटेशन है उसको फॉलो ना करना, क्रॉप रोटेशन को फॉलो ना करना। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, क्रॉप रोटेशन को आप फॉलो करिए। ठीक, ओवर इरीगेशन, यानी बहुत ज़्यादा अगर आप इरीगेशन करोगे तो सॉइल क्या हो जाती है, एसिडिक हो जाती है और वो इनफर्टाइल हो जाती है। तो इसमें क्या आ जाएगा कि ओवर इरीगेशन ना करना। ठीक है, तो ये है इधर क्या कि सॉइल के डिग्रेडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, और इधर क्या हो गया, उसका सॉल्यूशन क्या हो गया। ठीक, इसके अलावा कुछ चीज़ें पूछे, जैसे मल्चिंग क्या है। मल्चिंग क्या है, मल्चिंग में ये होता है कि जैसे सॉइल है उसमें कोई चीज़ ग्रो किया गया और उसको ग्रासेस, मतलब हे जिसको बोलेंगे, यानी जो ड्राई ग्रासेस हैं उसको क्या करते हैं, उसको कवर कर देते हैं। ठीक, जिससे सॉइल की ड्राइनेस बनी रहती है। ठीक है, मॉइस्चर उसकी बनी रहती है, सॉइल ड्राई नहीं हो पाती है, इस चीज़ को क्या कहते हैं, और इसके अलावा वो इरोड नहीं होती, तो इसको मल्चिंग कहते हैं। शेल्टर बेल्ट बनाना होता है। शेल्टर बेल्ट में मतलब ये है कि ट्रीज लगाना जिससे सॉइल इरोजन विंड्स की वजह से ना हो सके, तो ये शेल्टर बेल्ट है। इसके अलावा आपका होता है, इसके अलावा जो आपकी करते हैं, जो माउंटेन्स पे बनाते हैं लैडर बना के, एक सेकेंड, टेरेस फार्मिंग। ठीक है, कुछ कभी कभी वर्ड्स मिस हो जाते हैं। टेरेस फार्मिंग, टेरेस फार्मिंग क्या कहते हैं, स्लोप पे जो है आपका क्या बनाते हैं, सीढ़ी बना देते हैं। टेरेस माने सीढ़ियाँ होता है ना, तो उस पे करते हैं। और इसी से आपका जुड़ा हुआ कंटूर प्लोइंग। कंटूर प्लोइंग में होता है अगेंस्ट द स्लोप, अगेंस्ट द स्लोप जो प्लोइंग करते हैं उसको कंटूर प्लोइंग करते हैं। अगर अलॉन्ग द स्लोप करेंगे तो सॉइल और लुढ़क करके नीचे आएगी। राइट, तो ये हो गया आपका सॉइल का। ठीक, तो ये कुल मिलाकर के आपके सॉइल के चैप्टर का रिवीजन हो गया। ठीक, होप आपको यहाँ पे आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, अब इसके बाद में हमको क्या करना है, वाटर का चैप्टर हमें पढ़ना है। वाटर से पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, वेजिटेशन पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, वेजिटेशन। और वेजिटेशन के अगर चैप्टर का पूरा नाम हम देखें तो इसका नाम है नेचुरल वेजिटेशन। ठीक, नेचुरल वेजिटेशन। तो पूछ लिया जाता है कि नेचुरल वेजिटेशन किसे कहते हैं, तो नेचुरल वेजिटेशन वो है जो विदाउट ह्यूमन इंटरफेयर नेचुरली ग्रो होते हैं, उसे क्या कहते हैं, नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं। अगर आपसे डेफिनेशन पूछ ली जाए तो आपको इतनी बतानी है। पढ़ना इसमें क्या है, आपको फॉरेस्ट का इंपॉर्टेंस बताना है। तो फॉरेस्ट के इंपॉर्टेंस क्या क्या है, ये बहुत मतलब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है कि फॉरेस्ट के आपको, जैसे आपको फॉरेस्ट से क्या क्या मिलता है आप सोच करके बता दोगे, आई थिंक हमें ये चीज़ बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर भी हिंट बता, जैसे आपको उनसे क्या मिलता है, ऑक्सीजन मिलती है, फ्यूल मिलता है, टिम्बर मिलता है, वो सॉइल इरोजन को प्रोटेक्ट करते हैं, वो क्लाइमेट को मॉइस्चराइज करके वो रेनफॉल कराते हैं, बहुत हर तरीके के पोल्यूशन से आपको सेव करते हैं, जो है फूड और फूडर अवेल कराते हैं, शेल्टर जो है वाइल्ड लाइफ और एनिमल्स और इंसेक्ट्स को शेल्टर देते हैं। ये सब क्या है, फॉरेस्ट के इंपॉर्टेंस है। अगर पूछ लिया जाए तो मुझे नहीं लगता आपसे छूट जाएगा। फिर इसमें टाइप्स ऑफ वेजिटेशन जिसमें हमको पढ़नी है, तो एक तो पढ़ना है ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन। ठीक, दूसरा ट्रॉपिकल डिसूडियस, डिसूडियस। ठीक, इसके अलावा फिर हमें पढ़ना है, देख लेते हैं सिलेबस के हिसाब से, डेजर्ट, इसके अलावा डेजर्ट, माउंटेन, माउंटेन या माउंटेन दोनों वेजिटेशन दोनों तरीके से कह सकते हैं। इसके अलावा लिटोरल, लिटोरल या मैंग्रोव।
ठीक, इतने तरीके के हमको फॉरेस्ट पढ़ने हैं और इसके अलावा हमें फॉरेस्ट कंजर्वेशन के बारे में मीनिंग, मेथड्स, ये सब चीज़ें हमें क्या करनी है, देखनी है, राइट। तो इसका शार्ट रिवीजन हम लोग करते हैं। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं किसी ट्रॉपिकल एवरग्रीन की। इसकी अगर हम बात करें तो इसका टेम्परेचर जो है, यानी जहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक पूछा जाएगा आपसे, खाली हर टाइप के फॉरेस्ट का कैरेक्टरिस्टिक पूछा जाएगा, तो जो हम बताने जा रहे हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ही है। एवरग्रीन जहाँ पे पाए जाते हैं वहाँ पे सबसे पहले तो ये जानो कि रेनफॉल जो होती है वो 200 सेंटीमीटर से एबव होती है, सबसे पहले आप ये जान लो, ठीक है। टेम्परेचर जो होता है 25 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। भूल जाओगे अगर ये टेम्परेचर तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा हाई टेम्परेचर बढ़ा के लिखना। रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से ऊपर होती है, ठीक। इसके बाद में ये पाए कहाँ जाते हैं, तो एक चीज़ खाली दिमाग में बैठा लो, भूलोगे नहीं। जहाँ सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है वहाँ पाए जाते हैं। कहाँ पे होते हैं, वेस्टर्न घाट में रेनफॉल होती है, वहाँ ईस्टर्न हिल्स पे रेनफॉल होती है, ठीक। इन जगह पे सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है। सबसे ज़्यादा वेस्टर्न कोस्टल रीजन जो है वहाँ पे, तो वहाँ पे आपके क्या पाए जाते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। एवरग्रीन का मतलब क्या, जो हमेशा ग्रीन रहते हैं, उनमें थ्रू आउट द ईयर फ्रूटिंग फ्लावरिंग होती रहती है और उसमें लीव्स वो थ्रू आउट द ईयर सेड करते हैं, नई लीव्स आती रहती है। कोई पर्टिकुलर ईयर नहीं होता है उनके लीव्स को सेड करने का, ठीक। बस यही चीज़ कंट्राडिक्टरी है डिसिडियस की, इनका एक पर्टिकुलर ईयर होता है लीव्स को सेड करने का, राइट। अच्छा, अब इसके ट्रीज कौन कौन से, जिसमें ट्रीज आपको ध्यान रखने हैं, रोजवुड, एबोनी, महोगनी, रबर, ये सब क्या है, ट्रीज हैं किसके, एवरग्रीन के। इनसे आपसे यूजेस पूछ लेते हैं। तो यूजेस क्या है, ये हाईली ड्यूरेबल हैं, ठीक। ये रोजवुड है, एबोनी है, महोगनी है, ये सब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं उसमें जहाँ भी वुड्स का यूज़ होता है उसमें इनका यूज़ होता है, राइट। रोजवुड है, जैसा इसका नाम रोज से है, ठीक। ये इसके अलावा जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं उसमें भी इसका काम आता है। बात करोगे डिसिडियस की, डिसिडियस जो है इसकी जो रेनफॉल होती है वो 100 से 200 के बीच में होती है। ये दो तरीके के होते हैं, ड्राई डिसिडियस और मॉइस्ट डिसिडियस, दोनों का अलग अलग नहीं पूछा जाता है, ठीक है। ये वो ट्रीज हैं जो ईयर में वन टाइम पे अपनी लीव्स को क्या करते हैं, सेड कर देते हैं। जैसे अभी इस टाइम पे आप देखोगे कि होली के जस्ट पहले इधर से खूब सारी लीव्स गिरी हैं, अभी इधर क्या है, अब नई लीव्स आना स्टार्ट हो गई हैं, ठीक है। तो एक टाइम पे, और वो ऐसा क्यों करते हैं, वो जो एक लॉन्ग ड्राई सीजन होता है उससे बचने के लिए, अपना मॉइस्चर रिटेन करने के लिए, क्योंकि सारा मॉइस्चर जो है इवेपोरेशन के थ्रू लीव्स से निकलता है, तो उससे बचने के लिए ऐसा करते हैं। अगर बात करोगे डिसिडियस की, तो अगर आप प्लेन रीजन में रह रहे हो तो इस तरीके के, जैसे मैंगो है, नीम है, पीपल है, सैंडलवुड है, शीशम है, टीक है, ये सब जो ट्रीज़ हैं वो सब किसके हैं, डिसिडियस फॉरेस्ट के। बेसिकली ये टिम्बर, फर्नीचर, इस सब के यूज़ में आते हैं। बात करोगे डेजर्ट की, तो डेजर्ट में थॉर्न फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ठीक। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इनकी जो बार्क होती है, इनकी छाल होती है, वो क्या होती है, मोटी होती है और इसमें कांटे होते हैं। अगर उसको नेचुरल उसके वहाँ के एनवायरमेंटल से रिलेट करोगे तो उसका इस तरीके से कुछ है कि वहाँ पे पाए जाने वाले एनिमल्स सर्वाइव करने के लिए उनमें वो होते हैं, थॉर्न होते हैं, एक एनिमल से। दूसरा ये है कि उसमें से ज़्यादा इवेपोरेशन ना हो, इसकी वजह से उनके बार्क थिक होते हैं और वो इंड पे अपने क्या होते हैं, वो थॉर्न्स होते हैं उसमें। इनकी रूट्स जो होती है वो रेडियल पैटर्न में काफ़ी डीप तक जाती है, क्योंकि बहुत डीप से इनको वाटर निकालना पड़ता है अपने फोटोसिंथेसिस के लिए। ये हो गया डेजर्ट वेजिटेशन का, राइट। अगर इनके एग्जांपल की बात करोगे तो बबूल, डेट, पाम, खैर, ये सब क्या है, डेजर्ट में है, आप जान जाओगे। माउंटेन फॉरेस्ट की बात करोगे जिसमें चीर, यानी जो ब्लू पाइन, सिल्वर फर और देवदार, जिसको देवदार, ठीक है, देवदार हिंदी में भी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ये सब ट्रीज कहाँ पे पाए जाते हैं, माउंटेन वेजिटेशन में पाए जाते हैं। अल्टीट्यूड के हिसाब से इसमें चेंजेज आते हैं, हाई अल्टीट्यूड पे फिर वहाँ पे आपको ग्रासेस मिलेंगी, माउंटेन वाली ट्रीज नहीं मिलेंगे, ठीक है। फिर आप बता लिटोरल मैंग्रोव की, तो इसकी सबसे खास बात ये है कि ये ग्राउंड से ऊपर चले जाते हैं, इसमें हमेशा ब्रैकिश वाटर यानी खारा पानी भरा होता है और ये जल्दी रॉटेन नहीं होती, सड़ती नहीं, इसलिए बोट बनाने के लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल ये होती हैं, ठीक है। जो पाई जाती है कहाँ पे, ओशन के किनारे ब्रैकिश वाटर में ये पाई जाती हैं, ठीक है। कौन सी, लिटोरल। इनको स्वैम्पी फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट, लिटोरल फॉरेस्ट, ये सब इसके नाम दिए जाते हैं, ठीक है। ये कुल मिलाकर के आपका क्या हो गया, एक शॉर्ट रिवीजन हो गया किसके बारे में, वेजिटेशन के बारे में। अब अगर हम बात कर लेते हैं, हाँ, इसके एग्जांपल में लिटोरल में सुंदरी सबसे ज़्यादा फेमस है, क्योंकि सुंदरी से सुंदरवन का जो फॉरेस्ट है वो आपको काफ़ी ज़्यादा फेमस है, ठीक। अगर इन सब के एरिया ऑफ एक्सटेंशन की बात करें, जो कि अभी हमने करी नहीं है, तो एक मैप बनाते हैं और वहीं से सारी चीज़ें जो है हम देख लेते हैं, ठीक है, वहीं से सारी चीज़ें देख लेते हैं। देखो ये जो रीजन है, ये एवरग्रीन फॉरेस्ट का है। डिसिडियस का वो पूरा रीजन जो आपके ब्लैक सॉइल का था वो डिसिडियस का है, ठीक। ये सब भी डिसिडियस का है। ये वाला जो राजस्थान का रीजन है ये आपका थॉर्न फॉरेस्ट का, थोड़ा सा थॉर्न फॉरेस्ट यहाँ भी मिडिल में पाए जाते हैं। लिटोरल वाले ये रीजन है, ठीक। ये लिटोरल वाले रीजन है जहाँ पे ब्रैकिश वाटर फिल होता है। माउंटेन रीजन ये आपके सब माउंटेन रीजन वाले
वाले हैं। आई होप यहाँ से स्टेट आप निकाल ले जाओगे और बता पाओगे कौन से कहाँ पे है। ठीक, अब कंजर्वेशन में बात करोगे, जैसे सॉइल कंजर्वेशन में सॉइल को बचाना था, फॉरेस्ट कंजर्वेशन में क्या फॉरेस्ट को बचाना है, ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन है। वेरियस मेथड की बात है तो इसमें जो कुछ टर्म्स हैं आपको जानने से सोशल फॉरेस्ट्री बात आएगी कि सोशल फॉरेस्ट्री क्या होती है। बैकग्राउंड में हो सकता है म्यूजिक आपको भी सुनाई देने वाला दे रहा हो, इधर बज रहा है डीजे, लेकिन अब मजबूरी है, आज तो हम डीजे की वजह से ऐसा तो कर नहीं सकते रिकॉर्ड न करें, अब तो मजबूरी है, हमको करनी ही पड़ेगी। बात करेंगे सोशल फॉरेस्ट्री की। ठीक है, सोशल फॉरेस्ट्री जैसा कि इसका नाम है, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। गवर्नमेंट की हेल्प होती है, लोग गवर्नमेंट प्लेसेस पे क्या करते हैं, फॉरेस्ट्री करते हैं और उसका बेनिफिट वो उनको मिलता है। ठीक है, फार्म फॉरेस्ट्री एक चीज़ है जहाँ पे एग्रीकल्चर के साथ में फॉरेस्ट्री करनी। ठीक, फार्म लैंड्स पे अगर फॉरेस्ट्री होती है तो उसको फार्म फॉरेस्ट्री कहते हैं, मतलब जैसे क्रॉप ग्रो करी जाती है उसी तरीके से अगर ट्रीज ग्रो करे जाएँ। ठीक है, इसके अलावा एक है एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री में क्या है, जैसे आपके इसमें क्रॉप उगाई जा रही हो, किनारे किनारे इसके ट्रीज उगाए जा रहे हैं, तो ये क्या है आपकी एग्रो फॉरेस्ट्री है। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के हो गया क्या आपका वेजिटेशन का, राइट। अब इसके बाद में हम लोग देख लेते हैं वाटर का। चलो अब वाटर पे देखते हैं। तो वाटर में हमें क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले वाटर के सोर्सेज की बात करनी है। वाटर के सोर्सेज कौन कौन से हैं। ठीक, तो इसको दो में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो सरफेस, ठीक है, और दूसरा ग्राउंड। यानी जो सरफेस पे फ्लो होता है जैसे रिवर्स, टैंक, ये कैनाल, ये सब क्या है सरफेस पे है। ग्राउंड वाटर में जैसे वेल से जो वाटर निकालते हैं वो, इसके अलावा जो अंडरग्राउंड जो रिस्टोर होता है। ठीक, इसके बाद इसमें क्या पढ़ना है, नीड फॉर कंजर्वेशन एंड कंजर्वेशन प्रैक्टिसेज। ठीक, इसके अलावा इरिगेशन, उसके इंपॉर्टेंस और मेथड्स क्या क्या हैं। ठीक है, इसके अलावा उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो आपके इरिगेशन के जो मेथड्स हैं। ठीक है, अभी आगे पढ़ेंगे तो आपको ये सब चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। तो सोर्सेज आपको पता ही हो गए। सरफेस वाटर की बात करोगे तो रिवर, लेक, पॉन्ड, टैंक, ये सब कैनाल, ये सब सरफेस में आएंगे। ग्राउंड की बात करोगे तो इसमें जो सेडिमेंट में रॉक्स के पोर्स में जो वाटर ग्राउंड में नीचे क्या होता है वो ग्राउंड वाटर कहलाता है, जो कि पंपिंग सेट के थ्रू या नल के थ्रू या वेल्स के थ्रू हम पानी क्या करते हैं जिसको बाहर निकालते हैं, वो क्या है आपका ग्राउंड वाटर है। ठीक है, इरिगेशन कहते किसे हैं, बात इसमें इरिगेशन की करेंगे। इरिगेशन तो आर्टिफिशियल रेन सप्लाई, जो आर्टिफिशियल वाटर सप्लाई जो होती है प्लांट्स, उसको क्या कहते हैं इरिगेशन कहते हैं। मतलब एक नेचुरल जो बारिश से पानी मिला तो वो रेन से सप्लाई हुई, और एक आर्टिफिशियली अगर सप्लाई करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे इरिगेशन कहेंगे। ठीक, जैसे कैनाल्स से, वेल्स से, पंपिंग सेट लगा करके, टैंक से, वो सब क्या है इरिगेशन है। ठीक, अच्छा अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इरिगेशन का इंपॉर्टेंस क्या है पूछा जाता है। तो इंपॉर्टेंस, या अगर इंपॉर्टेंस भी पूछ ले या नीड भी पूछ ले तो लगभग आप सेम आंसर कर सकते हो। तो सबसे पहले तो एक बेसिक इनपुट है एग्रीकल्चर के लिए, क्या है बेसिक इनपुट है भाई। जैसे आपको सीड डालनी है, जैसे आपको प्लोइंग करनी है, जैसे आपको फर्टिलाइजर डालना है, वैसे ही आपको उसकी इरिगेशन करनी है। दूसरा कमर्शलाइजेशन, मतलब अगर आपको बड़े लेवल पे या कैश क्रॉप्स ग्रो करनी है तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इरिगेशन। ठीक, और ड्राई रीजन में तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जहाँ पे रेन नहीं होती है वहाँ पे खूब ज़रूरत पड़ती है किसकी, इरिगेशन की। अगर नीड की बात करोगे यानी इंपॉर्टेंस तो ये हो गई, लेकिन आखिर क्यों पड़ती है भाई, रेन से क्यों नहीं हो पाता, तो सीधी सी बात है, बात ही आगे कि रेन से नहीं हो पाता। यानी इंडिया में रेन जो है एक तो अनसर्टेन है, कब होगी कब नहीं होगी इसका नहीं पता। दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन है, यानी कहाँ होगी कहाँ नहीं होगी, कहाँ कम कहाँ ज़्यादा होगी। दूसरा उसका जो अमाउंट है रेन का वो भी जो है ऐसा नहीं है कि हमको क्रॉप को ज़्यादा पानी चाहिए, बारिश कम की हुई तो भी हमें सप्लीमेंट के तौर पे क्या करना पड़ेगा, वाटर वहाँ पे इरिगेशन के थ्रू क्या करना पड़ेगा, पहुँचाना पड़ेगा, राइट। बस इतनी सी बात हो गई। अब है इरिगेशन के मीन्स कौन कौन से हैं। ठीक है, इरिगेशन के मीन्स पे बात करेंगे, यानी कौन कौन से सोर्सेज हैं, किन किन चीज़ों से हम क्या करते हैं इरिगेशन करते हैं। तो इसको इरिगेशन के मीन्स को दो पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। एक आपके प्रिमिटिव, यानी जो बहुत पहले टाइम से चले आ रहे हैं, ठीक है प्रिमिटिव, और दूसरे आपके हैं मॉडर्न। क्योंकि इसलिए लिख दिया क्योंकि पूछ लिया जाता कि मॉडर्न मीन्स बताइए, प्रिमिटिव बताइए। तो प्रिमिटिव में आपका वेल है यानी कुआं, और टैंक है यानी तालाब, ये प्रिमिटिव में आ गया। मॉडर्न में आपके आ गया ट्यूबवेल, यानी जो वेल था इसमें एक मोटर सेट कर दिया गया, मशीन लगा दी गई, तो ट्यूबवेल हो गया। इसके अलावा कैनाल, इसको हिंदी में नहर बोलते हैं। अगर आपको ऐसे समझ में ना आए, मतलब नहीं आप जान रहे हो, तो तुरंत क्या करो गूगल पे सर्च करो और इमेज में देखो। ठीक, कैनाल की आपको इमेज दिख जाएगी, आप जान जाओगे। बड़ी रिवर्स से जो है एक ड्रेन जैसा निकाला जाता है जिसमें वाटर आता है, उसको क्या कहते हैं कैनाल। इनका मेन काम होता है कि जो फ्लड सरप्लस रीजन है, वाटर सरप्लस रीजन है, वहाँ से वाटर डेफिसिट
रीजन को वाटर पहुँचाना। ठीक, तो कैनल हो गया। इसके अलावा ड्रिप, स्प्रिंकलर, ये बहुत मॉडर्न मेथड में आ जाएंगे स्प्रिंकलर। ठीक, ये सब मेथड्स हैं। अब इसमें हर जितने भी मेथड्स हैं उनके सबके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखेंगे। सबसे पहले वेल की बात करें, दो तरीके के होते हैं। एक लाइंड वेल होता है यानी पक्का कुआं इसको बोलते हैं, और अनलाइंड होता है जिसको क्या बोलते हैं, कच्चा कुआं बोलते हैं। एडवांटेज क्या क्या है कि ये कहीं भी, देखो लिखते कम है बोलते जा रहे हैं, सुनिएगा, कहीं भी ये खोदे जा सकते हैं, कहीं भी डिग किए जा सकते हैं। सबसे पहले इनकी खासियत ये है। ठीक है, दूसरा ये है कि ये इंडिस्पेंसिबल सोर्स हैं किसके, इरिगेशन के। ठीक है, यानी ये कभी ख़त्म नहीं होते। आपका काम लगा, आपने डिग कर लिया और क्या किया, खोद लिया, जहाँ भी आपको नेसेसिटी ज़रूरत पड़ी आपने इसको क्या कर लिया, आपने डिग कर लिया। ठीक, लेकिन जब अगर बात डिसएडवांटेजेस की करेंगे तो डिसएडवांटेज क्या है कि जैसे अगर मान लो हम पेनिनसुलर रीजन में जाएंगे जहाँ की रॉक्स हार्ड हैं तो वहाँ पे हम डिग नहीं कर पाएंगे इजीली। दूसरा, वेल के लिए क्या है कि जो वाटर टेबल है वो हाई होना चाहिए, यानी कम ही डिग करने पे हमको वाटर टेबल मिल जाए, वाटर मिल जाए। लेकिन जहाँ पे वाटर टेबल डाउन है वहाँ पे हमें वेल हमारे लिए यूजफुल नहीं है। ठीक है, ये वेल का हो गया। अब इसके बाद बात करो टैंक की, तो टैंक के एडवांटेजेस क्या क्या हैं। टैंक का एडवांटेज ये है कि रेन वाटर जो है, ठीक है, रेन वाटर उसको हार्वेस्ट करता है। ज़्यादातर इसकी देखो वेल जो होते हैं, ठीक है, वेल जो हैं ये प्लेन रीजन में भी इधर पाए जाते हैं, और टैंक जो है सबसे ज़्यादा साउथ इंडिया में पाए जाते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, साउथ इंडिया में पाए जाते हैं। तो क्या करते हैं कि रेन वाटर को रिस्टोर करते हैं, और जब ड्राई सीजन होता है तब ये काम आते हैं ज़्यादातर रेन के लिए। ठीक है, लेकिन इनकी लिमिटेशन क्या है, एक तो बड़ी जो कल्टीवेबल लैंड है उसको क्या करते हैं, कवर कर लेते हैं। दूसरा, सिल्टेशन की प्रॉब्लम इसमें होती है क्योंकि बह करके पानी आता है जिसमें स्टोर होता है, तो उसमें सिल्टेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। दूसरा ये भी है कि ड्राई रीजन के लिए वाटर स्टोर किया, लेकिन जब ड्राई रीजन होता है तो चूँकि ओपन एरिया होता है इनका, तो वाटर इवेपोरेट हो जाता है, ये खुद ही क्या कर जाते हैं, सूख जाते हैं। ठीक, ये इसका होगा किसका, टैंक का। बात ट्यूबवेल की करोगे तो ट्यूबवेल में एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है पहला, और जो वेल को डिग करने की या न डिग करने की जो चीज़ें जितनी लिमिटेशन थी वो सारी ट्यूबवेल की भी लिमिटेशन है। प्रॉफिट ये है खाली कि जो यहाँ पे मैनुअल या एनिमल लेबर जो होता था वो यहाँ पे मशीन लेबर आ जाएगा। इसको अब क्या चाहिए, चीप इलेक्ट्रिसिटी चाहिए या चीप मशीन पावर चाहिए। ठीक, अब बात करोगे कैनाल के एडवांटेजेस की, तो ये सबसे चीपेस्ट सोर्स है क्योंकि ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव होता है। इसमें आपको कुछ नॉर्मल सा रेवेन्यू गवर्नमेंट को देना होता है, बाकी आपके लिए फ्री मिलता है। दूसरा, कैनाल की सबसे अच्छी बात यह है कि वाटर सरप्लस एरिया से, जब बाढ़ आ सकती है वहाँ से पानी को लेकर के वाटर डेफिसिट एरिया में लेकर के जाते हैं जहाँ पे सूखा होता है। ठीक, तो ये कैनाल वाटर ट्रांसपोर्टेशन का काम बहुत बढ़िया करते हैं। ठीक है, टैंक के एडवांटेज पे बात हो ही गई। हाँ, कैनाल के अगर डिसएडवांटेज पे बात करें तो यही जो है सॉइल की एसिडिक होने के लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है, सबमर्ज होने के बहुत ज़्यादा जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि फ्री का वाटर मिलता है, खूब ज़्यादा इरीगेशन करते हैं, और ज़्यादा इरीगेशन से ये दोनों प्रॉब्लम क्या होती हैं। ठीक है, अब बात करो मॉडर्न मेथड में, तो ड्रिप इरीगेशन क्या होता है। ड्रिप का मतलब होता है बूंद बूंद पानी गिराना। ठीक, यही तो होता है। देखो इसमें ड्रिप मेथड के लिए क्या करते हैं, क्रॉप्स के साइड में से पाइप्स बिछी होती हैं, उसमें होल्स बने होते हैं जिसमें से बूंद बूंद करके पानी उसकी ठीक रूट में गिरता है। ठीक है, ये ड्रिप होता है। तो ये वहाँ पे होता है जहाँ पे तेज विंड्स चल रही होती है, यानी स्प्रिंकलर वाली इरिगेशन हो नहीं सकती है और पानी की कमी होती है, तो पूरे फील्ड में पानी भरते नहीं है, केवल रूट में जहाँ पे नीड होती है वहीं पे जो है वाटर सप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पे फर्टिलाइज़र और वाटर की क्या होती है, बचत होती है। ये इसकी खासियत हो गई। ठीक, स्प्रिंकलर वाले में जैसे आप होली में पिचकारी से रंग खेलते हो ना, वैसे स्प्रिंकल करके, ठीक है, छिड़काव पानी से होता है, उसमें भी पाइप्स लगी होती है, नोजल्स लगे होते हैं चारों तरफ, उसमें से ऑन करने पे ऐसे बारिश जैसी होती है, वो क्या कहते हैं, स्प्रिंकलर बोलते हैं। इसमें भी क्या है, डिसएडवांटेज ये है कि वहाँ पे तेज़ हवा नहीं होनी चाहिए, वरना सही से स्प्रिंकलर वाली इरीगेशन हो नहीं पाएगी। एडवांटेज ये है कि वाटर डेफिसिट रीजन में ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। अब आ जाते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग ये है कि जो बारिश का पानी है उसको हमें सेव करना, ये कहलाता है क्या, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक, बारिश के पानी को सेव करना क्या कहलाता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहलाता है। ठीक, ये दो तरीके का होता है, एक सरफेस रन ऑफ होता है, सरफेस रन ऑफ, और दूसरा होता है रूफ टॉप। ठीक, सरफेस में जो ग्राउंड पे बहता हुआ पानी है उसको कंजर्व करना, जैसे टैंक बना करके, सबसे बढ़िया मेथड हो गया। और दूसरा रूफ टॉप यानी छत के पानी को, तो छत जो उसमें होती है, घर की रूफ होती है, कैचमेंट एरिया हो जाता है, उसमें पाइप लगा के नीचे या तो उसको पानी कहीं भर लेते हैं
इसको कंड्यूट कहते हैं। इस पाइप को कहीं पे भर लेते हैं, उसको बाद में गार्डनिंग के काम में, बर्तन धुलने के काम में, कपड़ा धुलने के काम में ले लेते हैं, या तो सीधे उसको अंडरग्राउंड हो जाने देते हैं, जो कि आपके वाटर टेबल को क्या करता है, रिच करता है। ठीक, अगर इसके एडवांटेज पूछे जाए तो आप लिख लोगे कि वाटर की स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम से हमें बचाता है, हम पानी को यूज़ कर सकते हैं क्योंकि अगर वाटर, और इसके अलावा सॉइल इरोजन को हम चेक कर सकते हैं, रोक सकते हैं, क्योंकि अगर पानी सरफेस पे बहेगा तो वो इरोजन भी करेगा, तो इरोजन को रोक सकते हैं। ठीक, और ये सारा पानी हम इरिगेशन के लिए ले सकते हैं। ठीक, ये आपका रिवीजन हो गया, किसका, वाटर का भी हो गया। ठीक, अब हम आते हैं ट्रांसपोर्ट पे। ठीक, ये ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं। देखो, ट्रांसपोर्ट वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन बन सकता है कि ट्रांसपोर्ट कहते किसे हैं, तो ट्रांसपोर्ट कहते हैं गुड्स को या पब्लिक को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले जाना, कैरी करना, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्ट। अब आता है कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन कौन से हैं, तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में आपका रोडवेज है, रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज और एयरवेज, इसके अलावा पाइपलाइंस, ये सब आपके क्या हैं, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट या मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। बेसिकली हमको जो बात करनी है, नहीं जहाँ से आपके क्वेश्चंस आते हैं वो ये आते हैं कि इन सब के, ठीक है, एडवांटेजेस क्या क्या हैं और देखो डिसएडवांटेज तो नहीं कहेंगे, लिमिटेशन कहेंगे। इनकी लिमिटेशन क्या है लिखेंगे नहीं, केवल आप सुनिए। रोडवेज के फ़ायदे क्या क्या हैं। देखो, पहला फ़ायदा ये है कि ये सबके लिए अवेलेबल है और डोर स्टेप तक है, मतलब सड़क आपके घर तक भी जाती है, ना तो रोड जाती है, ना तो वाटरवे जाता है, ना तो एयर जाता है। ट्रेन से आप अपने घर के दरवाजे पर नहीं उतर सकते, हो सकता है आपका घर एकदम स्टेशन पे बना हो, फिर भी आपको थोड़ा रोड चलना पड़ेगा। वाटरवेज आपके घर तक नहीं जाएगा, एयरवेज आपके घर तक नहीं जाएगा। तो सबसे पहला ये है, ठीक, रोडवेज यानी आपके डोर तक ये जाता है। ठीक, इसके अलावा क्या है ये, इसके और रोडवेज के और क्या क्या आपको फायदे मिलेंगे। ठीक, एक सेकेंड, अच्छा अभी ये चीज़ छूट गया, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट। चलो ठीक है, अभी इस पे बात कर लेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट पे। ठीक, इसके अलावा अगर इसकी बिल्डिंग में बात करोगे तो रेलवे में जितनी कैपिटल लगती है बिल्ड करने में, उससे कम कैपिटल लगती है रोडवेज को बिल्ड करने में। ठीक, उससे कम कैपिटल लगती है किसको, रोडवेज को बिल्ड करने में। एक खासियत इसकी ये हो गई। दूसरा ये है कि जो पेरिसेबल गुड्स हैं उनको जल्दी से उस लोकेशन तक पहुंचाना जहां उनकी रिक्वायरमेंट है, ये काम रोडवेज के थ्रू ही क्या हो सकता है। ठीक है, ये सब हो गया। बात करो अगर लिमिटेशन की बात करोगे तो मेंटेनेंस कॉस्ट इनकी सबसे ज़्यादा आती है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी जो है वो रोडवेज की ज़्यादा आती है, स्लो भी है। ये सब रोडवेज की क्या है, इसके लिमिटेशन है। ट्रैफिक की प्रॉब्लम, टोल प्लाजा की प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम किसमें, रोडवेज पे है। एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं रोडवेज में, ये सब। चलो अब बात करो रेलवेज की। अगर कंपेयर करोगे तो रेलवेज का ट्रांसपोर्ट रोडवेज से क्या है, चीप है। कैपिटल तो ज़्यादा लगती है इसमें, लेकिन मेंटेनेंस बार बार नहीं करनी पड़ती है। ज़्यादातर गवर्नमेंट इनिशिएटिव जहाँ होते हैं तो पब्लिक के लिए ये जो है बेनिफिशियल है। अगर आप मान लो एक पॉइंट से इस पॉइंट पे जा रहे हो, रोडवेज की किसी भी गाड़ी से जाओगे तो जहाँ 100 रुपीज़ किराया है वहाँ रेलवेज का 30 रुपीज़ है। इतना ज़्यादा डिफरेंस है रोडवेज का। जो बल्कि मटेरियल होते हैं, हैवी मटेरियल होते हैं, तो मालगाड़ी होती नहीं है तो वो क्या करती है, उसको ढोती है। आपको पता है ब्रिटिश टाइम पे रोडवेज से वो अच्छे से इंडिया को जो अच्छे से एग्जॉस्ट नहीं कर पाए, तो फिर उन्होंने रेलवेज इंडिया में किया और इसके बाद में इंडिया में जो रॉ मटेरियल था उसको काफ़ी अच्छे से वो एग्जॉस्ट कर पाए। ठीक है, एक्सप्लॉइट कर पाए, कौन, ब्रिटिशर्स। ठीक, तो ये रेलवेज के जो है आपके बेनिफिट हो गए। लेकिन इसके कमियां भी मैंने बताई ना कि कैपिटल, ह्यूज कैपिटल लगती है रेलवेज में। ठीक है, कैपिटल ज़्यादा लगती है। ठीक, और हाँ, इसके अलावा ये इंडिविजुअल रिक्वायर्ड के हिसाब से आप इसको एडजस्ट नहीं करते। ट्रेन की टाइमिंग 10 बजे की तो 10 बजे जाएगी, अगर तुम 10 बजे नहीं पहुँचोगे तो तुमको ट्रेन नहीं मिलेगी। रोडवेज में है तुम मनो 10 बजे जाओ, मनो 11 बजे जाओ, तुम्हारा अपना है। रेल तुम्हारा अपना नहीं है। ठीक, हमारे अपने बाप का रेलवेज नहीं है, रोडवेज है। ठीक है, ये इसकी होगी। अगर वाटरवेज की बात करो, सबसे चीप अगर कुछ है, सबसे चीप तो वाटरवेज है। ठीक है, सबसे, लेकिन ये भी डोर तक नहीं है। दूसरा एक और है चीप, मतलब फ्यूल भी कम यूज़ होता है इसका। ठीक, दूसरा ये भी कि इसके लिए मतलब जो जैसे यहाँ पे रेलवे लाइन बनाना, यहाँ पे रोड्स बनाना है, वो चीज़ यहाँ पे नेग्लिजिबल है। वाटर में कोई आपको पटरी नहीं बिछानी पड़ती, यानी ये चीज़ आपको क्या है, नहीं बनाना पड़ता। हाँ, पोर्ट आपको क्या करते हैं, पोर्ट आपको डेवलप करने पड़ते हैं। ठीक, दूसरा ये है कि आपका इको फ्रेंडली है। सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल जो ट्रेड होता है वो वाटरवेज के सहारे ही होता है। ठीक, अच्छा अब इसके डिसएडवांटेज क्या क्या हैं, तो वाटर पोल्यूशन,
ठीक है, ये चीज़ इसकी प्रॉब्लम है। दूसरा स्लो है, ये इसकी प्रॉब्लम है। ठीक, लिमिटेड एरियाज में एक्सेस है, स्लोअर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ये सब इसका है। बात एयर की करोगे तो सबसे स्विफ्टेस्ट, सबसे फास्टेस्ट अगर कोई मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है तो क्या है, एयर है। लेकिन अगर कोई हैवी मटेरियल है तो जैसे उसकी एक लिमिट है, बहुत ज़्यादा वो लोड कैरी नहीं कर सकता है, पेरिसेबल गुड्स को आसानी से ले जा सकता है, लेकिन इसकी यही एक लिमिटेशन है कि वो बहुत ज़्यादा हैवी लो। अब डॉग बार्किंग, अभी तक गाना डीजे बज रहा था, नहीं इतने सारे जो है आपदाएं हैं हम लोग जहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं उस टाइम पे। ठीक, इसका एक फ़ायदा वो भी है जहाँ पे जैसे कोई हिली रीजन है या ऐसा रीजन है जहाँ पे रोड या रेल से नहीं पहुँचा जा सकता है, वहाँ हम एयर से पहुँच सकते हैं। ये इसके बेनिफिट्स हैं। चलो कुछ चीज़ें यहाँ पे और आती हैं कि जैसे ये कहाँ पे बनते हैं, कहाँ पे नहीं बनते हैं, इनका जो है डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से, उस पर थोड़ी बात कर लेते हैं। जैसे रोडवेज और रेलवेज, इन दोनों की बात करोगे तो प्लेन एरियाज़ में आपको खूब ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन आपको हिली रीजन्स में नहीं मिल पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो प्लेन एरिया है नहीं, तो उन पर ये बनाने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। इसीलिए चाहे रोड्स की डेंसिटी हो या रेलवेज़ की डेंसिटी हो, आपको प्लेन रीजन में ज़्यादा मिलेगी और वहीं पे हैवी पॉपुलेटेड एरिया आपको मिलेगा। ठीक, एयर है, हर कहीं एक्सेसिबल है। वाटर के लिए आपको पोर्ट डेवलप करने पड़ते हैं, और जो ज़्यादातर नेचुरल पोर्ट्स हैं जहाँ पे जो कोस्टल रीजन है, जहाँ पे जितना ज़्यादा वो कटा फटा है, ठीक है, वहाँ पे उतना अच्छा पोर्ट क्या हो सकता है, डेवलप हो सकता है। ठीक, इसके अलावा अगर आप दिमाग लगाओगे तो इसके बहुत सारे मतलब प्रैक्टिकल चीज़ है, आप इसके सब नफ़े और फ़ायदे ये जान जाओगे। रोडवेज में आपसे एक चीज़ और पूछा जा सकता है केवल, ठीक है, कुछ हाईवेज या सुपर एक्सप्रेस के बारे में। बस दो चीज़ें, एक तो आपका नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर पूछा जा सकता है, दूसरा आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट पूछा जा सकता है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट एक क्वाड्रिलेटरल का शेप बनाता है। यहाँ पे आपका दिल्ली है, दिल्ली, और ये सब सुपर हाईवेज हैं, ठीक है, एक्सप्रेस वेज कह सकते हो। ठीक है, दिल्ली है यहाँ पे कोलकाता है, कोलकाता, यहाँ पे आपका चेन्नई है, और यहाँ पे मुंबई है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मुंबई, यहाँ से आएगा, यहाँ मुंबई है। ठीक है, ये चार बड़े बिग सिटीज़ को, मेट्रोपोलिस को जोड़ती है कौन, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई। ठीक है, और ये कश्मीर से लेकर के और यहाँ कन्याकुमारी तक नॉर्थ साउथ कॉरिडोर आपका है, और यहाँ पे असम के सिलचर से लेकर के और यहाँ गुजरात में आपका जो है, ये आपका जो है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है। ठीक, ये आपके सुपर हाईवेज हैं। ठीक, बस इसके अलावा और कोई खास चीज़ है नहीं, बाकी आपने डिटेल में पढ़ी होगी। यहाँ से मोस्ट लाइकली चीज़ें हैं जो हमने बता दी, आपका सारा रिवीजन हो गया। तो ये आपका हो गया क्या, ट्रांसपोर्ट के बारे में। क्लाइमेट छोड़ो, अब हम वेस्ट को रिवाइज करेंगे। क्लाइमेट के 60 रिवीजन की वीडियो पढ़ी, वो भी हमारे बटन पे लगाए देते हैं, हालांकि प्रीवियस ईयर की, लेकिन आपके रिवीजन के लिए वो परफेक्ट है। ठीक, अब बात करते हैं किसकी, वेस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे वेस्ट मैनेजमेंट कहते किसे हैं। तो उसके पहले मैं भी जान लेते कि वेस्ट किसे कहते हैं। तो वेस्ट हर वो चीज़ है, ठीक है, कि कोई चीज़ मान लो यूज़ के लिए बनाई गई और यूज़ के बाद में उसका जो रेसिड्यू बचा, जो रिमेनिंग चीज़ बचा, जो अब हमारे किसी काम का नहीं, उसको क्या कहते हैं, वेस्ट कहते हैं। और मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि वो वेस्ट हमारे हार्मफुल ना हो जाए, उसको ईजी तरीके से कहीं डिस्पोज ऑफ कर दें, ये या उसको रिसाइकल कर लें या रीयूज़ कर लें। ठीक है, ये चीज़ क्या है, वेस्ट मैनेजमेंट कही जाती है। ठीक, अब इसमें और हमें क्या पढ़ना है कि सोर्सेज ऑफ वेस्ट क्या है, वेस्ट कहाँ कहाँ से आते हैं। तो जैसे जो घर से आते हैं वो डोमेस्टिक होते हैं, ठीक है। अब इसमें से जो है वेजिटेबल पील्स, पॉलीथीन्स, ये सब यहाँ से निकलते हैं। इसके बाद कॉमर्शियल होते हैं, ठीक है, कॉमर्शियल रीजन से जो भी चीज़ें निकलते हैं, फैक्ट्रीज वगैरह से, इंडस्ट्रियल रीजन से जो निकलते हैं, एग्रीकल्चरल सेक्टर से निकलते हैं, नहीं हर जगह से जहाँ जहाँ से जो वेस्ट निकलते हैं, ठीक है, वो सब सोर्सेज ऑफ वेस्ट हैं। ठीक, इसके अलावा ई वेस्ट और मेडिकल वेस्ट में, ई वेस्ट जितना इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है, मेडिकल वेस्ट जो मेडिकल फील्ड से दवाएं बहुत सारी और उनके रैपर्स वगैरह जो हैजार्डस होते हैं, ये सब क्या हैं, वेस्ट के सोर्सेज हैं। अब एक है कि नीड फॉर वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट मैनेजमेंट की नीड क्यों हमको वेस्ट मैनेज करना है। तो कई सारी चीज़, जैसे अगर मान लो ओपन डंपिंग करेंगे कहीं पे तो फिर वो साइट खराब करती है, देखने में बदसूरत लगता है, बहुत सारी बीमारियां होती हैं, रोडेंट्स होते हैं, पोल्यूशन, हर तरीके के पोल्यूशन होते हैं, ठीक है, और उससे बीमारियां फैलती हैं। तो इन सब चीज़ों से अगर बचना है तो वेस्ट का मैनेजमेंट करना है। ठीक, आप इसको लिख ले जाओगे। फिर इसके बाद में है कि कुछ मेथड्स हैं। मेथड्स में सिग्रीगेशन, डंपिंग और कंपोस्टिंग, तीन चीज़ें हमको जाननी है। सिग्रीगेशन, डंपिंग और कंपोस्टिंग। ठीक, ये क्या होते हैं, ये ना सोचना कि सर बहुत हल्के में निपटाए दे रहे हैं, ये जिस तरीके से पूछा है जियोग्राफी बहुत टफ नहीं है। उसी तरह सिग्रीगेशन मतलब सिग्रीगेट करना होता है, अलग करना होता है। अलग करने में जैसे एक आपने एग्जांपल देखा होगा कि हरे वाले में गीला कूड़ा डाला जाता है और नीले वाले में सूखा कूड़ा डाला जाता है डस्टबिन में। ठीक, ये चीज़ देखा, तो ये सिग्रीगेट करना है। तो यहाँ पे सिग्रीगेट और तरीके से करते हैं, जैसे बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल मतलब ऐसे जिनको ऐसे इस तरीके का वेस्ट जो कि
जो है बैक्टीरियाज उसको ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। जैसे बनाना पील, जैसे वेजिटेबल पील, ये सब चीज़ें, ठीक है, जो टाइम के साथ में क्या हो जाती है, डिग्रेडेबल है, ठीक है। और नॉन डिग्रेडेबल जैसे प्लास्टिक है, लेदर है, ये सब डिग्रेडेबल नहीं होते, तो ये सिग्रीगेट कर लो। अब अगर सिग्रीगेट हो जाएगा तो इनको डिस्पोज ऑफ करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी कि इनको तो आसानी डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है, इनको या तो रिसाइकिल किया जाएगा या रीयूज़ किया जाएगा, ये सब इनका काम हो जाएगा। तो यानी उसको क्या करना आसान हो जाएगा, उसको उसका मैनेजमेंट आसान हो जाएगा। डंपिंग का मतलब क्या है कि सारा कूड़ा ले जाकर कहीं एक जगह डंप कर दिया, जैसे कि नॉर्मली अब शहर के किनारे आप देखो तो खूब सारी डंपिंग करते हैं। डंपिंग में ये है कि एक जगह से तो उसकी सफाई कर दी, लेकिन बाहर जाकर के वो डंप हो गया, इसके बहुत सारे नुकसान है, खूब सारी बीमारियां, शहर के किनारे इतना गंदापन, इतना साइड का पोल्यूशन, ये सारी चीज़ें डंपिंग से होती है। कंपोस्टिंग जो होता है, कंपोस्टिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें कि हमें कोई पैसे की जरूरत नहीं पड़ती, वो थोड़ा मेहनत, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। कंपोस्टिंग में होता है जैसे मान लो एक सॉइल डी ओपन, अब कंपोस्टिंग तो एक तो नहीं डंपिंग, ओपन डंपिंग क्या होता है। कंपोस्टिंग में क्या होता है कि कंपोस्ट बना लिया जाता है, एक खाद बना ली जाती है, तो वो सारा चीज़ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का होता है, उसको एक जगह पे डंप कर दिया जाता है, ऊपर कवर कर दिया जाता है, और नहीं कवर किया जाता है तो नॉर्मली ऐसे छोड़ा जाता है, उसमें कुछ नाइट सॉइल मिक्स कर दी जाती है, और टाइम बियॉन्ड वो गाँव से अगर आप जुड़े होगे तो इसको घूर कहते हैं, घूर की खाद बनती है, वो कंपोस्टिंग का ही एक अपना एग्जाम्पल है, ठीक। अब इसके बाद में आपका एक चीज़ आता है इसको रिड्यूस करना, यानी जो वेस्ट का मात्रा कम करते हैं, तो उसका एक मेथड है इंसिनरेशन। आपसे पूछा गया था, इंसिनरेशन मतलब बर्निंग होता है, यानी इसको बर्न कर दो। उसके लिए बहुत सारी इंसिनरेशन फैक्ट्रीज बनी होती हैं, जिसमें जितना भी उसमें बर्न करने वाला मैटर होता है सब बर्न कर दिया जाता है, लेकिन उसमें भी है कि उसमें उसकी राख जो है ऐश वो बच जाती है, ठीक। एक चीज़ में आती है रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। 3R पूछा था, 3R क्या है, तो रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। रिड्यूस में इसी तरह से इंसिनरेशन करके या ये करके ये सब क्या करते हैं, पहले उसकी मात्रा को कम करते हैं वेस्ट की। कुछ चीज़ें उसमें रीयूज़ करने वाली होती हैं, उनको हम रीयूज़ कर ले, जैसे पॉलीथीन घर पे लाए, वो पॉलीथीन ले जाकर उसमें दूसरा चीज़ ला सकते हैं, ये रीयूज़ करना। घी का मान लो कोई चीज़, सपोज दैट मार्केट से हम एक घी खरीद लेकर के आए डिब्बे में, ठीक है, या डिब्बे वाला दूध लेकर के आए और उस डिब्बे में अचार रख लिए, ये सही चीज़ क्या है, एक तरह रीयूज़ है। रिसाइकिल करना ये होता है कि हम चीज़ों को, जैसे कोई चीज़, कोई मेटल है, मेटल से बनी चीज़ है, अब वो उस चीज़ का हमें अब उसका यूज़ नहीं है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, फिर से उसको दूसरा मेटल उससे बना सकते हैं, उसको रिसाइकिल करके, ये चीज़ कही जाती है क्या, रिसाइकिल कही जाती है, ठीक। बस इतनी ही चीज़ है, ठीक, इतनी ही चीज़ इसमें है। चलो अब देखो, क्लाइमेट के लिए आई बटन में वीडियो मैंने अभी बता दी थी, वो मैंने लगा दी है, प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाले दे रहे हैं। शॉर्ट वीडियो है, शायद 20-25 या 30 मिनट की है शायद, उसको वहाँ से रिवाइज कर लोगे, बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपको क्लाइमेट पढ़ना है तो, अगर आपको लगता है पढ़ना चाहिए और पढ़ लेना चाहिए, मैं कह रहा हूँ पढ़ लो। टोपोशीट की वीडियो डबल स्पीड पे करके देख लो, क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट रिवीजन हम कुछ चीज़ें बता देंगे, लेकिन टोपोशीट आपकी फुल हो नहीं पाएगी जब तक आप टोपोशीट का पूरा वीडियो देखोगे नहीं। मैप का आपको पूरा वीडियो देखना है, तो इस तरीके से आपका ये कंप्लीट होता है जो आपको फर्स्ट रिवीजन मुझे कराना था, ठीक। थैंक यू एवरीवन।